जय हिंद साथियों। तो आपका हिस्ट्री में टॉपिक है पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ गांधी जी। तो इसमें आपका 3 आता है, नॉन कोऑपरेटिव, सिविल डिसओबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये आपके 3 टॉपिक है। तो इसके अंदर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फर्स्ट टॉपिक, जो कि है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने, और इसका टाइम पीरियड था सितंबर 1920 से लेके फेब 1922। इट वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी। गांधी जी के अंडर स्टार्ट किया गया पॉलिटिकल लेवल पे ये पहला मास बेस्ड मूवमेंट था। मास बेस्ड का मतलब होता है, मास होती है आम जनता, यानी कॉमन पीपल। ये पहला एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें आम जनता भी इन्वॉल्व थी, है ना। ये पॉलिटिकल लेवल पे एक तरह से आंदोलन यानी मूवमेंट था। द मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आप इतना जानो कि खिलाफत मूवमेंट में पहली बार पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एज अ होल ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। गांधी जी ने सोचा मुस्लिम्स ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, और ऐसे टाइम पे हिंदूज भी एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो ये पहली बार होगा कि हिंदू और मुस्लिम अंग्रेजों से एक साथ लड़ रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया तो अंग्रेज ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे और देश को आज़ाद कराया जा सकता है। द मूवमेंट वॉज लॉन्च इन द वेक ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स। जो मूवमेंट था वो लॉन्च किया गया था विद द सीरीज ऑफ इवेंट्स, जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और पासिंग ऑफ द रॉलेट एक्ट। तो ये कुछ सीरीज ऑफ इवेंट थे जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पुराना पड़ा। ये मूवमेंट 2 साल तक ही चला था। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया था। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अ नॉन वायलेंट एंड पीसफुल प्रोटेस्ट बाय द इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश। द मेन फोकस ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू डीस्टेबलाइज। इस मूवमेंट का मेन फोकस ये था कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। गांधी जी का मानना था अगर ब्रिटिशर्स के साथ इंडियन कोऑपरेट करना बंद कर दें तो हम डीस्टेबलाइज कर सकते हैं ब्रिटिश रूल को इंडिया में, क्योंकि बिना इंडियंस के कोऑपरेशन के ब्रिटिश रूल तो इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर इंडियन कोऑपरेट कर रहे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल बना रही थी उसे फॉलो कर रहे थे, तो तभी ना सर्वाइव कर रही थी। जैसे कि जो अंग्रेजी स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, या जो फॉरेन गुड्स थे, जो इस तरीके की सर्विसेज थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम था, जो कंट्रीब्यूट कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर रूल करने के लिए, तो उन सारे फैक्टर्स पर हिट करना था विद द हेल्प ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिससे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो था ब्रिटिश का, हम उसे डीस्टेबलाइज करें, इस तरीके से उसे डिस्टर्ब करें ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर पाने में कैपेबल ना हो। थ्रू दिस मूवमेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू अचीव सेल्फ गवर्नेंस। और जो गोल है वो इस तरीके से सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज को अचीव करना। तो इस मूवमेंट के दौरान देखा गया कि बहुत से लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल एंड कॉलेजेस थे वहाँ से निकाला। जो फॉरेन गुड्स थे उसको बॉयकॉट किया गया एंड अडॉप्ट किया इंडियन मेड गुड्स। तो इस तरह ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिकली लॉस हुआ। गांधी जी ने यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि वो स्वराज विद इन 1 ईयर अचीव करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू। ये फॉर्मल गोल था, ठीक है। देखो, आप लोग BA LLB के स्टूडेंट हो, तो मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कम से कम आपको समझाऊं जितना आपके लिए सफिशिएंट हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पढ़ने को बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन अभी जितना आपको नीड है मैं सिर्फ आपको उतना ही बता रहा हूँ, ओके। अब पढ़ते हैं कॉज ऑफ द मूवमेंट।
इंडियंस हैड सपोर्टेड ब्रिटेन्स वॉर एफर्ट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। जो वर्ल्ड वॉर वन था इसमें इंडियंस और स्पेशली गांधी जी ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश रूल को। इंडियंस का भी सपोर्ट मिला ब्रिटिश रूल को। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इवन गांधी जी को डिफेंस फोर्सेस में भर्ती करने वाला एजेंट भी बोला गया, क्योंकि गांधी जी ने लोगों को इनकरेज किया, इंडियंस को, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और ब्रिटिश रूल को कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि उन्हें लगा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये अगर वर्ल्ड वॉर वन जीत जाती है तो रिवॉर्ड के रूप में इंडिया को क्या देंगे, सेल्फ गवर्नेंस, मतलब आज़ादी दे देंगे। बट जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसका जस्ट अपोजिट में हुआ। जैसा कि लोगों ने सोचा था कि हमें रिवॉर्ड के रूप में सेल्फ गवर्नेंस मिलेगी, इंडिपेंडेंस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसका उल्टा हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को सेल्फ गवर्नेंस नहीं दी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, लेकिन इसका उल्टा कर दिया। क्या उल्टा किया? कुछ ऐसे रिप्रेसिव लॉस लाए गए इंडियन पीपल के लिए जो पहले से भी ज़्यादा कठोर थे, रिजिड थे। एग्जाम्पल इज रॉलेट एक्ट। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। People were resentful towards the government because of the economic hardship caused by World War One। जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होता है तो जाहिर सी बात है, वॉर हुआ है तो इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिलती है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों का जो सप्लाई और डिमांड की जो चेन होती है मार्केट की, इकोनॉमी की, वो डिस्टर्ब हो गई थी। तो इकोनॉमिक हार्डशिप इंडियन पीपल्स को फेस करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, जब लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, बेसिक नीड्स नहीं पूरी होंगी, तो गुस्सा आएगा लोगों के अंदर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो यही चीज़ आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखने को मिलेगी। पीपल्स फेथ इन द लीगल सिस्टम वॉज क्रश्ड व्हेन द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड। तो आपको रॉलेट एक्ट पढ़ना नहीं है, पर मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो आप व्हाट्सएप पे आइए और नोट्स लीजिए। ओके, रॉलेट एक्ट 1919 में जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू पास हुआ था, जबकि सारे इंडियन मेंबर इसके खिलाफ थे। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रिप्रेस करने यानी दबाने की पावर आ गई थी। यानी जो भी इंडियन ब्रिटिशर्स के खिलाफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उन्हें दबाने की पावर गवर्नमेंट को मिल गई थी। यही नहीं, अभी और सुनिए, गवर्नमेंट इस एक्ट के अंडर किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रख सकती थी। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 में एक हड़ताल के साथ रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। कई सिटीज़ में रैली होने लगी, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। इसके चलते मार्शियल लॉ लगा दिया गया और पावर जनरल डायर के हाथों में आ गई। मार्शियल लॉ का मतलब पावर आर्मी के हाथों में आ जाना। ये तब होता है जब पुलिस से वहाँ के हालात नहीं संभाले जाते। रॉलेट सत्याग्रह चल ही रहा था कि 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ। उस दिन लोग बड़ी संख्या में जलियांवाला बाग में आए थे। कुछ तो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे, बाकी बैसाखी का मेला देखने आए थे। फिर जनरल डायर ने पब्लिक पे ओपन फायर करने का ऑर्डर दिया, इससे बहुतों की मौत हो गई थी। तो मैंने आपको एक साथ बता दिया क्या है रॉलेट एक्ट और क्या है जलियांवाला बाग कांड, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि पीपल्स फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम वॉज क्रश्ड। जो इंडियन पीपल थे उनका ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम से भरोसा उठ गया था, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो जनरल डायर था उसके अगेंस्ट में एडिक्वेट एक्शंस नहीं लिया गया था। अगर आपको आंसर बड़ा करना है तो आप लिख सकते हैं एम ऑफ दिस मूवमेंट, यानी बॉयकॉट करना गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स,
लेजिस्लेटिव काउंसिल, बॉयकॉट करना फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को एंड प्रमोट करना क्या, स्वदेशी यानी इंडियन मेड गुड्स को प्रमोट करना, एंड सरेंडर ऑफ ऑल टाइटल्स एंड गवर्नमेंट पोस्ट। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी अवार्ड या टाइटल दे रखे हैं तो उसे वापस करना यानी अवार्ड वापसी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल एंड एडॉप्शन ऑफ नॉन वायलेंस इन द होल कंट्री। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो डिमांडेड स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं एम ऑफ दिस मूवमेंट में। फिर आप लिख सकते हो पीपल्स रिस्पॉन्स टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो देखो इसमें 2-3 पॉइंट लिखो, आपके लिए इनफ है ना। अगर आपको लॉन्ग आंसर आता है तो लिखना होता है कम से कम 5 या 6 पेज, है ना। तो इतना तो आप याद कर नहीं पाओगे। तो आप हेडिंग याद करो और हेडिंग के अंदर कौन सी हेडिंग आ रही है और कौन कौन से कीवर्ड आ रहे हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आंसर बना लोगे। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। रट्टा मारो, जो हेडिंग है याद करो, जो कीवर्ड हैं उनको याद करो, बाकी सेंटेंस तो आप बना लोगे अपने आप, है ना। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि हजारों संख्या में स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए एंड ज्वाइन किया भारी संख्या में इस मूवमेंट को, है ना। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे देश की महिलाएं जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया भारी संख्या में, ऑफर देयर ऑर्नामेंट्स फॉर द तिलक फंड। अच्छा, तिलक फंड क्या था? तिलक फंड में 1 साल के भीतर 1 करोड़ रुपए जमा करने का टारगेट रखा गया था। तो गांधी जी ने तिलक की पुण्यतिथि पर कोष को नाम दिया तिलक स्वराज फंड। देश की जनता तिलक का बहुत सम्मान करती थी और उन्होंने जितना हो सका उतना फंड दिया और वुमेन्स का भी बहुत बड़ा योगदान था इसमें। अब पढ़ते हैं विथड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसे गांधी जी ने क्यों बंद कर दिया? तो ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया गया, जबकि ये सही से चल रहा था, लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, खासकर देश की महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी, आम जनता पार्टिसिपेट कर रही थी। तो इसको गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया? जब इसे वापस ले लिया गया तब तक हमने अपने गोल्स अचीव नहीं किए थे, हमने स्वराज नहीं अचीव किया था। तो इसे वापस लेने का एक ही रीजन था, वो था चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा एक लोकेशन है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, जहां पर कुछ प्रोटेस्टर्स ने क्या किया था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन प्रोटेस्टर ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी रिटेलिएशन के चक्कर में और 22 पुलिस ऑफिसर की मौत हो गई थी। तो इस तरह वायलेंस होने लग गया था और जब वायलेंस होने लग गया, जो मेन मकसद क्या था कि हमें इस मूवमेंट को नॉन वायलेंस बनाना है, बट ये वायलेंस में कन्वर्ट हो रहा था धीमे धीमे। तो गांधी जी को लगा कि आम जनता ट्रैक से भटक रही है। तो इस चौरी चौरा न्यूज़ से गांधी जी को बहुत बड़ा झटका लगा एंड ये दुखी हो गए क्योंकि वायलेंस बढ़ता ही जा रहा था। तो इस वजह से गांधी जी ने फैसला लिया इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करने का। इस डिसीजन से मोस्ट ऑफ नेशनलिस्ट लीडर्स इंक्लूडिंग सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग इस डिसीजन से खुश नहीं थे। मार्च 1922 में गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, चारों पॉइंट को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा एक और मूवमेंट, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट। वैसे आपकी 3 मूवमेंट हैं और तीनों में से आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको मैंने कवर कर दिया है आज, ठीक है। और जो इसकी अगली वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस करूँगा क्विट इंडिया मूवमेंट।
तो आपका ये तीनों गांधी मूवमेंट ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। मैं आपको टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड करूंगा। यहाँ यूट्यूब पे मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। यहाँ मैं आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ इंग्लिश में, नीचे उसको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट्सएप लैंग्वेज में, है ना। तो मेरा यही ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप व्हाट्सएप पे आओ, मुझसे नोट्स मांगो इंग्लिश टू इंग्लिश के और उसको पढ़ो। और जब मेरा आप यूट्यूब का पढ़ाई पढ़ोगे, जब दोनों पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप अपने आप से एक अच्छा आंसर फ्रेम कर सकोगे अपने एग्जाम में, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको डबल नोट दे रहा हूँ, एक हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स और एक इंग्लिश टू इंग्लिश। जब आप दोनों पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे आओ और मुझसे नोट्स लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।